हेलो फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं एच डी यादव मैथ से ज्योमेट्री का ये चैप्टर नंबर 26 है, जिसका 6th पार्ट देख रहे हैं, जिसके अंदर हम सर्कल का ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट पूरा समझ रहे हैं। ठीक है, तो जिसमें आज हम देखेंगे टेंजेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं। इसके साथ ही मैं एक चीज़ और बता दूं कि आप एच डी यादव किताब का पूरा सोल्यूशन देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करके आप एरिथमेटिक के लगभग सारे चैप्टर्स देख सकते हैं, जिसमें हालांकि हमने घातांक एवं करनी जो है या सिंप्लीफिकेशन है, ये 2-3 बेसिक चैप्टर्स जिनमें नॉर्मल कैलकुलेशन होता है, उनको अभी थोड़ा दिन के लिए स्किप कर दिया है। ये जो ज्योमेट्री, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगी, उसके बाद उसको भी कंप्लीट करके पूरी बुक को ही लगभग हम कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए, आज हम थोड़ा सा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्पर्श रेखा से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज थी, जो मैंने उस समय आपको नहीं बताई थी, मैंने ये कहा था कि इसकी जब जरूरत होगी तब मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे अब इसकी जरूरत लग रही है हमें, तो आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि हम याद नहीं रख पाएंगे इतनी चीज़ों को। ठीक है, तो आप बिल्कुल नोट कर लीजिए, इसको समझाने के बाद मैं क्वेश्चंस कराऊंगा इसके। ठीक है, तो पहले जो रूल्स हैं इसके टेंजेंट के, मतलब जो स्पर्श रेखाएं हैं इनकी, तो स्पर्श रेखाएं अगर कॉमन हो तो कॉमन टेंजेंट की प्रॉपर्टी बताता हूं मैं आपको। ठीक है, तो चलिए लिख लीजिए प्रॉपर्टी नंबर 1, या फिर कह सकते हैं केस फर्स्ट। देखो, जो स्पर्श रेखा है वो किस प्रकार से हो सकती है। मान लिया जाए एक सर्कल ऐसा है, उसको दूसरा सर्कल इस प्रकार से टच कर रहा है। ठीक है, और ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, इसका सेंटर C1 मान लिया, इसका सेंटर C2 मान लिया, और इसकी जो त्रिज्या है वो R1 है, इसकी त्रिज्या हो गई वो R2 है। ठीक है, तो क्वेश्चंस ये आएगा कि इनकी रेडियस दे देगा हमें कि पहली की रेडियस 2 है, दूसरे की रेडियस 5 है, R2। तो और इनका जो सेंटर है, मतलब इनके केंद्र से, एक के केंद्र से दूसरे के केंद्र तक की दूरी, ये केंद्रक की दूरी दे देगा हमें C1 C2 की वैल्यू। ठीक है, कि ये है कुछ 7 है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि इस प्रकार के जो दो वृत्त हैं, इनसे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ये बेसिक सा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो हम कितनी स्पर्श रेखाएं इनको टच करते हुए खींच सकते हैं। तो देखो, पहली स्पर्श रेखा में ऐसे खींच सकता हूँ, दूसरी में ऐसे खींच सकता हूँ, और तीसरी में ऐसे खींच सकता हूँ। ठीक है, तो ये कब आपको पता चलेगा, जब आप इनकी प्रॉपर्टीज पता करेंगे। और प्रॉपर्टी क्या होती है कि C1 C2 की वैल्यू, देखो ये तो मैंने अपने दिमाग से ली है, ये चीज आपको नोट नहीं करना है। C1 C2 की वैल्यू हमेशा बराबर होना चाहिए R1 प्लस R2 के योग के। ये प्रॉपर्टी है कि जब इन दोनों के बीच की दूरी अगर मान लो 5 है, और पहली रेडियस 3 दी है, दूसरी रेडियस 2 दी है, तो 2 और 3 को जोड़ो 5, क्या इस 5 के बराबर है? हाँ है। इसका मतलब इसके अंदर 3 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है। अब दूसरा केस समझना। अगर मान लो ये तो पास पास अगर चिपके हुए हैं, ठीक है, कई बार क्या होता है, ये दोनों जब दूर दूर होते हैं, एक यहाँ है तो दूसरा यहाँ है। ठीक है, तो अब और इसके अंदर ये इसका सेंटर होगा, ये इसका सेंटर होगा, इन दोनों के सेंटर से दूरी, या और ये बोल देगा कि इसकी रेडियस कुछ R1 है, इसकी रेडियस कुछ R2 है, और ये वैल्यू दे देगा ऐसे R1 2 है, R1 R3 R2 जो भी है, और इन दोनों के बीच की दूरी C1 C2 दे देगा। तो ये पूछेगा कि इस तरह के सवाल में प्रॉपर्टी क्या लगती है। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर प्रॉपर्टी ये लगती है कि C1 C2 की वैल्यू जो है वो बड़ी होती है हमेशा R1 प्लस R2 के। अगर दो जो सर्कल है वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं और दूर दूर हैं, तो ये प्रॉपर्टी लगती है उसके अंदर। और क्वेश्चन ये आएगा कि इससे स्पर्श होती हुई कितनी रेखाएं आप खींच सकते हो। ठीक है, तो आप इससे कितनी रेखाएं खींच सकते हो। तो देखो, पहली रेखा में ऐसे खींच सकता हूँ इसको टच करते हुए, दूसरी में ऐसे खींच सकता हूँ। ठीक है, तीसरी में ऐसे भी तो खींच सकता हूँ, जो इसको यहाँ से टच करे और यहाँ से निकल जाए, और चौथी में ऐसे खींच सकता हूँ। ठीक है, मतलब इस केस में हम 4 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, और इस केस में हम कितनी 3 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है, इस केस के लिए 3 स्पर्श रेखाएं। इसको ब्लैक के पेन से लिखना, व्यवस्थित लिखना, याद रखना है, क्योंकि 2 क्वेश्चन इसके जैसे आने वाले हैं अभी अगले, जो आज हम इस वीडियो में शुरू करेंगे ना, तो शुरू के 2 क्वेश्चन ही इस पे बेस्ड हैं। तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। केस 3 देखते हैं, तीसरा केस। तीसरा केस क्या होता है कि जब एक सर्कल है और दूसरा सर्कल जो उसके अंदर से निकलता है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है,
तो इस केस में जो इन दोनों की जो सेंटर से एक दूसरे के सेंटर से दूरी कितनी होगी, तो ये C1 सेंटर है, ये C2 है, इसकी रेडियस R1, इसकी रेडियस R2, ठीक है। वैल्यू दे देगा तो पूछेगा इससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती। तो जब भी ऐसा केस आता है तो ऐसे केस में हमेशा C1 C2 की वैल्यू छोटी होती है R1 प्लस R2 के योग से, ठीक है। तो तीसरे के लिए ये केस है, और इसमें हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो एक और एक ये दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो हमें स्पर्श रेखाओं के नंबर याद होना चाहिए कि इस केस में 3 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, इस केस के लिए हम 4 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, और इस केस के लिए हम 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। चलिए केस नंबर 3 हमने देख लिया है, अभी हम केस नंबर 4 पे आते हैं। देखिए 5 केस है इसके टोटल, ठीक है। केस नंबर 4, केस नंबर 4 ये है कि अगर एक सर्कल ऐसा है और दूसरा सर्कल भी इसी के अंदर से इस प्रकार ड्रॉ किया गया है, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है, इसी के ऊपर से, तो यहाँ पे हम कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो इस केस के लिए जो कंडीशन बनेगी वो C1 और C2 मतलब दोनों के केंद्र की दूरी, एक का केंद्र यहाँ होगा, दूसरे का केंद्र यहाँ होगा, तो C1 से C2 की जो दूरी है वो बराबर होगी हमेशा R1 माइनस R2 के, ठीक है, क्योंकि रेडियस दोनों की डिफरेंस में आएगी ना, क्योंकि यहाँ से लगा के यहाँ तक इसकी दूरी और इसकी दूरी यहाँ तक, तो डिफरेंस में आएगी रेडियस, है ना। ये चीजें मैं समझा सकता हूँ, लेकिन आपको इतना सा याद रख लेना है इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हो, तो देखो यहाँ पे सिर्फ ये एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हो जो इसको टच करेगी, दूसरी नहीं खींच सकता मैं, क्योंकि स्पर्श मतलब बाहर से निकलना चाहिए, जो अंदर नहीं घुसे उसके, ठीक है। ये चौथा केस था। केस 5, पांचवा केस क्या कह रहा है कि मान लो एक वृत्त है, उसके अंदर एक छोटा वृत्त है, उसके अंदर हो सकता है ना, तो यहाँ पे हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो कोई स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। आप अगर ऐसे खींचोगे उसको, तो देखो ये स्पर्श रेखा ने इसको तो टच कर लिया अंदर वाले को, लेकिन इसको तो आधा काट गई ना ये, तो ये स्पर्श रेखा नहीं है। मतलब इस केस में जो हमारी वैल्यू होगी C1 और C2 की, वो छोटी होगी R1 माइनस R2 से, है ना। और यहाँ पे देखो स्पर्श रेखा यहाँ पे कितनी, चौथे केस में एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, और पांचवें केस में 0 मतलब कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और एक और चीज बता दूं मैं आपको, कई बार ये आता है कि इस तरीके की वैल्यू दे देगा हमें और ये पूछेगा, देखो 2 तरह की स्पर्श रेखाएं होती है, पहली प्रत्यक्ष स्पर्श रेखा, प्रत्यक्ष स्पर्श रेखा, दूसरी होती है अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा। 2 प्रकार की रेखा होती है, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, मान लो अगर एक सर्कल है और दूसरा सर्कल है, तो इससे हम 2 ही रेखा खींच सकते हैं ऐसे टच होती हुई, ठीक है। वैसे तो 4 खींच सकते हैं, एक यहाँ से भी आप ऐसे निकाल सकते हो, लेकिन अगर इसमें मान लो ये इसकी 2 रेखाएं, अगर 2 स्पर्श रेखाएं इसको प्रतिच्छेद कर रही है, जो भी पॉइंट है उन पे, ठीक है, इसका सेंटर अगर C1 है, इसका सेंटर अगर C2 है, तो ये पूछेगा कई बार कि प्रत्यक्ष रेखा की लंबाई बताइए, मतलब इस रेखा की लंबाई बताइए, जो इसको C1 केंद्र और C2 केंद्र वाले 2 वृत्तों को स्पर्श करती हुई जो प्रत्यक्ष रेखा है, प्रत्यक्ष स्पर्श रेखा, उसकी लंबाई बताइए। एक बार ऐसा वैल्यू आ जाएगा, केंद्र से दूरी दे देगा, रेडियस दे देगा हमें, और ये पूछ लेगा कि ये जो स्पर्श रेखा है इसकी लंबाई बताइए, ये कितनी लंबी है ना। तो ये क्वेश्चंस बिल्कुल अलग हो गया, क्योंकि इस बार हमें केंद्र से दूरी नहीं पूछी है, इस बार हमें रेडियस नहीं पूछी है, इस बार उसने ये पूछ लिया कि ये जो स्पर्श रेखा है ये कितनी लंबी है, यहाँ से यहाँ तक ये कितनी लंबी है, ठीक है। तो स्पर्श रेखा की लंबाई का फार्मूला है रूट में C1 C2 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। मेंस में बता रहा हूं मैं, मेंस के लिए, एसएससी मेंस के लिए, जो आप रेलवे की एग्जाम्स देते हैं ना, उसके लिए इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ज्योमेट्री बहुत ही फायदेमंद है आपके, ये बेसिक चीज़ें हमें पता होना चाहिए। हम सोचते हैं कि सिर्फ हमने ट्रायंगल निकाल दिया, ये बाहर का एंगल, ये इन दोनों के योग के, तो ये तो बेसिक प्रॉपर्टी, इसको हर कोई जानता है, लेकिन ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, ये शायद सारे टीचर नहीं पढ़ाते, बहुत कम टीचर्स पढ़ा पाते हैं इतना चीज़ें, और इतना डीप में वो जानबूझ के नहीं पढ़ाते हैं, उनको पता है कि कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी हमसे खुद से फिर, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं। देखो दूसरे प्रकार की प्रॉपर्टी होती है अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा। इसके अंदर क्या है, अगर मान लो एक सर्कल ऐसा है, दूसरा सर्कल ऐसा है,
और इनको एक स्पर्श रेखा कुछ इस प्रकार से कट कर रही है, बाहर से निकल जाती है उसको कट करते हुए, ठीक है। तो यहाँ मान लो ए पॉइंट पे कट कर रही है, यहाँ बी पॉइंट पे स्पर्श कर रही है इसको, ठीक है। तो इस केस के लिए अनुप्रस्थ का मतलब ये होता है तिरछी, जो इस तरीके से काटेगी, और प्रत्यक्ष का मतलब है जो सीधा काटे उसको, ठीक है, सीधा काटे, या कॉमन टेंजेंट कह सकते हैं हम इसको, प्रत्यक्ष जो हमें एक्चुअली दिखती है। अनुप्रस्थ जो तिरछी होती है, आड़ी होती है, उसको हम कह सकते हैं ना, इसको जो तिरछे तरीके से काटती है, ट्रांसवर्सली कह सकते हैं इसको, है ना। तो अनुप्रस्थ रेखा की लंबाई पूछेगा कि इस वाली जो लंबाई है ये रेखा ए से बी तक की, इसकी लंबाई बताइए हमें। न तो सेंटर से दूरी पूछेगा, न रेडियस पूछेगा, दोनों की सीधा ये पूछ लेगा ये, ठीक है इस बार। तो इस केस के लिए जो अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की जो लंबाई होती है, पूरा बोल रहा हूं मैं, अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई, उसका फार्मूला रूट में ब्रैकेट C1 C2 का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर। देखो दोनों में बस यही फर्क है, यहाँ पे माइनस आ गया बीच में, और यहाँ पे बीच में क्या आ गया, प्लस आ गया, बस ये माइनस और प्लस का फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है इन दोनों के अंदर, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं इनके। अब क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाले हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 4.5 है। तो सबसे पहले हमें डायग्राम बनाना ही नहीं है, हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीजें कहाँ पे अप्लाई करेगी। तो C1 C2 की वैल्यू कितनी दी है, C1 C2 की वैल्यू 4.5, ठीक है। रेडियस 1 कितनी दी है 2, रेडियस 2 कितनी दी है 2.5। तो देखो 2.5 और 2, आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो C1 C2 की वैल्यू बराबर आ गई ना R1 प्लस R2 के, मतलब 4.5 बराबर हो गया R1 2 प्लस R2 2.5। तो इनको जोड़ेंगे आप तो 4.5 ही आएगा, मतलब 4.5 बराबर हो गया 4.5 के। और मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, C1 C2 जब बराबर हो R1 प्लस R2 के, तो उस केस में हमने 3 स्पर्श रेखा बताई थी कि 3 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। मैंने आपको बताया था ये पहली ही प्रॉपर्टी है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए क्वेश्चंस कितना सरल है ये जो है ना ज्योमेट्री, इसको आई थिंक कोई डीप में नहीं पढ़ाता है, सबसे बड़ा रीजन ये है। ये चीजें जो बेसिक से होती है कई बार छोड़ देते हैं टीचर्स कि ये चीजें नहीं आएगी एग्जाम्स में, ये गलतफहमी होती है उनकी। ये बेसिक सी चीजें हैं जिनको हम देखते ही टिक कर सकते हैं, लेकिन ये चीजें कोई बताता नहीं है आपको, ठीक है। चलो देखो, दो बाह्य स्पर्श करने वाले वृत्त, तो दो बाहर से अगर स्पर्श कर रहे हैं इस प्रकार से, कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं बताओ मेरे को आप। अब यार ये चीजें तो आपको देखते ही आ जाना चाहिए, एक यहाँ और एक ऐसे, इसके अलावा कहीं कट करेगी क्या, ये नहीं करेगी, ठीक है। तो देखो इस तरीके से मैंने दोनों तरीके से बताया आपको, दोनों तरीके से विजुअलाइज करना बताया है कि डायग्राम आ जाएगा तो कैसे करेंगे हम, वो डायग्राम नहीं देगा और C1 C2 और R1 R2 दे देगा तो हमें कैसे रिलेट करना है। तो मैंने आपको दोनों तरीके से बताया। देखो पिछले सवाल में वैल्यूज दी थी, ये इसकी वैल्यू, ये इसकी वैल्यू, तो ये बोल रहा है कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, और वृत्तों के बारे में नहीं बताया था कि वृत्त कैसे हैं, वो ऐसे भी हो सकते थे, वो ऐसे भी हो सकते थे, वो ऐसे भी हो सकते थे, वो ऐसे भी हो सकते थे ना, कई प्रकार के हो सकते थे वो, ठीक है, वो ऐसे भी हो सकते थे। ये 5 प्रॉपर्टी हो सकती थी, कोई सी भी हो सकती थी। हमने कैसे जज किया, वैल्यूज पुट करके। यहाँ पे वृत्त के बारे में दे दिया कि वृत्त ऐसे हैं, अब रेखा बताओ, तो यहाँ पे C1 C2 और R1 R2 ने दिया है, तो हम देख के पता चल जाएगा हमारा कि दो बाह्यतः स्पर्श करने वाले, दो बाहर से स्पर्श करने वाले, ठीक है। अब समझना, अच्छा क्वेश्चन है ये। चित्र में वृत्त के बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PA PC दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है। तो देखो समझना, मैं बनाकर ही बताऊंगा सारे सवाल को, ठीक है, एक एक लाइन क्लियर होती है। कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर आप ग्राफिक्स का यूज कीजिए और एक अच्छा सा सर्कल बना लीजिए, तो बना हुई चीज पे आप विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि बना हुआ तो बुक में भी है, बुक में से ही समझ लेते फिर, ठीक है। ये जो रेखा है ये सेंटर पे नहीं है, क्योंकि सेंटर यहाँ होता है इसका वर्क सर्कल का, ठीक है, मतलब सेंटर से कुछ इधर है ये, तो इसको व्यास मत समझ लेना, जब तक कि स्पेशली न कहा जाए कि ये इसका व्यास है, तब तक मत कहा करो कि कोई इसका व्यास। इस तरीके से है ये B है, C है, D हो गया, P 30 डिग्री दिया है, और A कितना दिया है, कुछ नहीं दिया है। क्या पूछ रहा है, BAC बताइए। BAC हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। देखो दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है PA और PC
दो स्पर्श सॉरी स्पर्श रेखाएं हैं ये पी ए और पीसी। तो मैंने क्या बताया था कि किसी भी सर्कल के अगर बाहर से कोई दो बिंदु उसके स्पर्श करते हुए खींचेंगे तो ये वाली साइज, ये वाली जो लेंथ है ये इस वाली लेंथ के बराबर होगी, तो ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के बराबर होगी। ठीक है, अब इनके बीच का एंगल 30 डिग्री दिया है, तो यहाँ पे एक त्रिभुज दिख रहा होगा आपको CAP त्रिभुज, या PCA या APC कुछ भी बोल सकते हो आप। ठीक है, एक त्रिभुज दिख रहा है CAP, तो इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। 180 में से 30 यहाँ लिख चुके हैं हम, देखो अगर 30 हम लिख चुके हैं और 30 हम लिख चुके हैं और सबसे बड़ी प्रॉपर्टी कि दोनों साइड बराबर है, इनका मतलब इन दोनों का एंगल भी बराबर होगा, ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। तो 180 होता है तीनों कोणों का योग, और 180 में से हम 30 लिख चुके हैं, तो बचा कितना 150 150, और 150 में से ये दोनों एंगल बराबर है, मतलब ये भी 75 होगा, ये भी 75 होगा। ये बराबर होंगे कि नहीं होंगे बताओ मेरे को। और मैंने एक प्रॉपर्टी बताई है आपको, कोई भी एक सर्कल है अगर उसको ऊपर से एक स्पर्श रेखा टच कर रही है, उसके अंदर अगर त्रिभुज बना हुआ है, तो उसके जो अल्टरनेट एंगल होगा, मतलब ये वाला एंगल इस वाली साइज के बराबर होगा, ये वाला एंगल इस वाली साइड के बराबर होगा। तो यहाँ पे समझना, ये एक लाइन देखना, ये इस प्रकार P से आ रही है और P से आने के बाद B पे गुजर गई, मतलब यहाँ पे अगर ये 75 बना तो क्या ये 75 नहीं बनेगा? क्या मेरे को बताओ, ये बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ। ठीक है, इसी प्रकार अब एक और समझना, ये 75 बन गया यहाँ पे। ठीक है, अब अगर ये 75 बन रहा है, ठीक है, तो मेरे को बताओ अगर ये 75 बनेगा तो इसके ही पैरेलल ये वाली भी साइज है, तो यही 75 यहाँ पे भी 75 बनाएगा, और ऑलरेडी हम लिख चुके हैं इसको, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता इस चीज से। ठीक है, और अल्टरनेट एंगल्स की वजह से अगर ये 75 दिया है तो ये भी एंगल कौन सा हो जाएगा 75 डिग्री हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो इसके कारण ये 75 है तो ये 75 हो जाएगा। हमें चाहिए BAC की वैल्यू, हमें A की वैल्यू चाहिए, मतलब हमें ये इतनी सी वैल्यू चाहिए। ठीक है, BAC इसके अंदर हमें ये वाली वैल्यू चाहिए X। तो मेरे को बताओ अगर BCA एक त्रिभुज है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, 180 में से 75 और 75 150 हमें पता है, 180 में से 150 पता है, इसका मतलब ये कितना होगा 30 डिग्री का। ठीक है, तो 30 डिग्री हो जाएगा हमारा आंसर यहाँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। एक ABC एक समबाहु त्रिभुज है, तो देखो बना लेते हैं ABC। ABC एक समबाहु त्रिभुज हो गया ये, उसमें AB तथा AC पर P तथा Q बिंदु है। तो यहाँ पे कोई एक P बिंदु है, यहाँ पे Q बिंदु है। ठीक है, इसको मिला देते हैं हम इससे, PQ कोई बिंदु है जिनमें PQ पैरेलल है BC के, तो PQ पैरेलल है BC के, मतलब ये इसके पैरेलल है। ठीक है, मतलब ये कहीं नहीं मिलने वाले। PQ बराबर 5 दिया है, ये बराबर ये पूरी लेंथ कितनी दी है 5। ठीक है, तो त्रिभुज ABQ का क्षेत्रफल, हमें इस छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए बहुत सरल क्वेश्चन है ये। मेरे को एक बात बताओ, ये एक समबाहु त्रिभुज है, अलग ही बोल दिया उसने। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है 60 डिग्री का। ये एंगल भी 60 डिग्री, ये एंगल भी 60 डिग्री, ये एंगल भी 60 डिग्री। और एक चीज ध्यान रखना कि जब भी किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर कोई त्रिभुज बनाया जाता है तो वो त्रिभुज भी समबाहु त्रिभुज होता है। मतलब APQ त्रिभुज है ना, ये भी समबाहु त्रिभुज होगा। तो ये 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री। ये चीज ध्यान रखना है आपको, कोई नहीं बताता ये चीजें। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज के अंदर अगर कोई त्रिभुज बनाया जाता है तो वो भी समबाहु त्रिभुज ही होता है, क्योंकि उसकी सारी साइड्स बराबर होती है और बराबर साइड्स के बीच बनाया गया बराबर साइज का त्रिभुज समबाहु त्रिभुज ही होता है। ठीक है, तो हमें APQ का क्षेत्रफल निकालना है। मतलब सबसे पहले किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए या तो उसकी सारी साइड्स चाहिए, या दो साइड्स और दो साइड्स के बीच का हमें एंगल, अगर हमें ये साइड पता होती तो ये साइड तो 5 दी थी और ये साइड पता होती तो हम AB sin थीटा की वैल्यूज से हम इसको निकाल सकते थे। या फिर अगर हमें इसमें इसका बेस तो दिया है 5, इसकी हाइट पता होती तो हम हाइट के द्वारा भी निकाल सकते थे। ठीक है, ये 3-4 प्रॉपर्टीज थी इसकी। अगर सारी साइड्स देता तो हम हेरोस फार्मूला लगा देते,
या फिर हम सीधा इसका फार्मूला लगा सकते हैं अगर कोई एक साइड इसकी देता तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे समझना, यहाँ पे अगर ये पूरी साइज 5 है और हमने यहाँ से एक अगर हाइट ड्रॉ कर दी तो ये बराबर 2 भागों में बांट देगा 5 को, मतलब ये भी 5 की आधी ढाई हो गई, ये भी 5 की आधी ढाई हो गई यहाँ पे, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसके बाद हमें ये चीज समझना है यहाँ पे कि देखो पूरी P से Q तक की लेंथ कितनी थी, मैं लिख दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। पूरी 5 थी तो हमने एक पॉइंट मान लिया, मान लो ये O पॉइंट है ना, तो PO कितना हो गया, PO कितना हो गया 5 का आधा, 5/2, ठीक है। कोई भी एक त्रिभुज ले लो, उसको सोल्व करना है हमें, ठीक है। तो देखो समझना, अब इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी हाइट निकालने के लिए अगर मेरे पास एक एंगल दिया है तो मैं ऐसा निकाल सकता हूँ टेन थीटा। देखो यहाँ पे टेन थीटा में क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे हाइट गिवन है और इसका बेस गिवन है। त्रिभुज APO की बात कर रहा हूँ, इस छोटे त्रिभुज की APO की, ठीक है। त्रिभुज APO की बात कर रहा हूँ मैं, APO की, ठीक है। त्रिभुज APO के अंदर देखना टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, हालांकि मैंने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ाई है लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा। देखो मैं ये चीज आपको याद रखना, LAL/K लाल का का, ठीक है। इसका मतलब होता है लंब आधार लंब, कर्ण कर्ण आधार। ये होता है साइन थीटा की वैल्यू लंब बटे कर्ण, कोस थीटा की वैल्यू आधार बटा कर्ण, टेन थीटा की वैल्यू लंब बटे आधार। यहाँ टेन थीटा की वैल्यू चाहिए, क्यों, क्योंकि एक तो लंब दिया हुआ है, एक आधार दिया हुआ है। लंब का मीन्स जो उस पर परपेंडिकुलर हो, ये हाइट, हाइट हमें गिवन है तो टेन थीटा मतलब हमें लंब दिया है और हमें बेस दिया है इसका आधार। आधार कितना है 5/2, ठीक है। तो हमें आधार दिया है तो टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। ये चीजें मैं ट्रिग्नोमेट्री में डिटेल में आपको बताऊंगा, हालांकि अभी इतना सा समझ लो आप, है ना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में इस जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे लेवल के हैं, तो वहां पे ये चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। जिसको नहीं आता है वो समझ लो और जिसको आता है वो तो समझ गया होगा। अब आगे देखते हैं, इसलिए मैंने टेन थीटा निकाला है। कई बार कमेंट्स करते रहते हैं स्टूडेंट, सर टेन ही क्यों रखा, कोस भी निकाल सकते थे। आप चाहे उससे निकाल सकते हो, कोई जरूरी नहीं है टेन निकालना, लेकिन टेन इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि इसमें लंब दिया है, हाइट h और आधार दिया हुआ है, ठीक है। अब ये साइज आप निकाल के क्या करोगे बताओ मेरे को, आप इसका कर्ण क्यों निकालोगे जब दिया ही नहीं है उसको तो, ठीक है ना, इसलिए हमने टेन निकाला है। अब यहाँ देखना टेन थीटा, इस थीटा की जगह में कितना एंगल दिया है 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री बराबर लंब, इसकी लंबाई कितनी दी है हाइट मतलब h बटे आधार, आधार कितना है 5/2। मैं त्रिभुज PAO की बात कर रहा हूँ, पूरी बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ लोग 5 रख देंगे यहाँ पे आधार, ठीक है, पूरा आधार नहीं, हमें एक छोटा सा त्रिभुज देख रहा हूँ मैं APO का, ठीक है, APO की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि उससे दोनों की हाइट निकल आएगी। अब देखना यहाँ पे टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, तो मैं लिख रहा हूँ √3, करनी 3 होता है। ये चीजें मैं सारी उसमें बताऊंगा क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री नहीं समझा सकता। तो हाइट कितनी निकल के आ गई यहाँ पे 5/2 गुना √3, ये आ गई आपकी वैल्यू, ठीक है। हमारे पास वैल्यू आ चुकी है किसकी, अब इसमें समझना आप, हमें चाहिए त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल, हमें पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए। तो पूरे त्रिभुज का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब यही फार्मूला मैंने क्यों लगाया, बहुत सारे फार्मूले हैं त्रिभुज निकालने के, मैंने एरिया पढ़ाया था ना, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल 2D बोल रहा हूँ 3D नहीं बोल रहा हूँ, वो वॉल्यूम होता है। एरिया 2D पढ़ाया था, तो मैंने जो पहली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने एक त्रिभुज के 6 फार्मूले बताए थे कि किसी भी त्रिभुज के 6 क्षेत्रफल निकालने के 6 तरीके होते हैं। उसको अगर आपने नहीं देखा है तो डिटेल में समझना। ज्योमेट्री पूरा जो है वो ट्रायंगल पे बेस्ड होता है, अगर आपको त्रिभुज नहीं आता है तो ज्योमेट्री नहीं आती है, सीधा हिसाब है, ठीक है। ये तो एक बेसिक सी प्रॉपर्टी है जो हम पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, ये सिर्फ वृत्त सर्कल पे बेस्ड है एक्चुअली। ये समबाहु त्रिभुज का क्वेश्चन है ज्योमेट्री के अंदर, ये सर्कल के अंदर आता ही नहीं है, क्योंकि देखो कहीं से कहीं सर्कल का बोला ही नहीं है इसमें, फिर ये सर्कल में अलग से डाल दिया इसको, ठीक है ना, समझ सकते हैं आप इस चीज को। तो यहाँ पे मैंने इसलिए ये फार्मूला लगाया क्योंकि यहाँ पे हमें बेस पता है, इसका पूरा बेस कितना है 5, हाइट कितनी है ये निकाल ली हमने, तो बस वैल्यूज रख दो 1/2 इंटू आधार, आधार उसका कितना है 5 इंटू हाइट, हाइट कितनी है 5/2 इंटू √3, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 और 2 दूना कितना आ गया नीचे 4, मतलब 25 √3 बटे में 4,
ऑप्शन सी हो गया आपका आंसर इसका। ओ केंद्र और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के क्यू बिंदु पर पी आर एक स्पर्श रेखा है। देखो ओ केंद्र वाले 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या उसकी वृत्त की, और क्यू बिंदु पर एक पी आर एक स्पर्श रेखा है। तो इस पे क्यू बिंदु है, मान लो मैं यहाँ मान लेता हूँ उसको, और यहाँ से एक स्पर्श रेखा इस पॉइंट क्यू पे एक स्पर्श रेखा है जिसका नाम है पी आर, इसको स्पर्श करते हुए जा रही है। यदि पी ओ आर 90 डिग्री है तो पी ओ आर ये एंगल दिया है हमें, पी ओ आर ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो ओ आर 5 दिया है, ओ आर ये पूरा कितना दिया है 5, ओपी 20/3 है, ओपी ये ओ से पी या पी से ओ जो भी है ये 20/3 दिया है। ये बोल रहा है पी आर की लेंथ कितनी है, हमें ये वाली लेंथ पूछी है। देखो मेरे को एक बात बताओ, जब भी किसी त्रिभुज में ओ पी आर, त्रिभुज ओ पी आर बन रहा है देखो है, और किसी भी त्रिभुज के अंदर अगर एक कोण 90 डिग्री का है इसका मतलब वो समकोण त्रिभुज होता है। और समकोण त्रिभुज की पहली प्रॉपर्टी क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से ये जो 90 डिग्री है, इस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। मतलब हमें पी आर की वैल्यू चाहिए, और पी आर क्या होगा, कर्ण। तो पी आर का वर्ग मतलब कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग। लंब कितना दिया है यहाँ पे 20/3, तो 20/3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ 20 का स्क्वायर हो गया 400 बटे में 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। तो 400 ये प्लस 25 नम कितना हो गया 225, और बटे में कितना आ गया 9। तो 400 और 225 625, तो 625 बटे 9 मतलब ये पी आर का स्क्वायर बराबर कितना आ गया इतना। तो स्क्वायर हटा दो अगर मैं यहाँ से तो स्क्वायर रूट होगा। 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का, और 9 किसका होता है 3 का। तो 25/3 आ गई पी आर की लेंथ। तो 25/3 ऑप्शन डी होगा हमारा आंसर यहाँ पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की एक भुजा AB को इस तरह बढ़ाया गया। तो देखो मान लो एक समांतर चतुर्भुज है जो इस प्रकार का है, इसमें साइज मान लो ये A है, B है, C है और ये D है। इस AB को E तक इस प्रकार बढ़ाया। देखो A B को, जब भी ये नाम इस प्रकार है ना AB को बढ़ाया तो इसका मतलब है A से B को बढ़ाया, तो इस तरह से आगे बढ़ाया। और AB को इस प्रकार बढ़ाया E तक, तो एक पॉइंट नया आ गया E। इस तरह बढ़ाया कि BE बराबर हो गया AB के। BE किसके बराबर हो गया AB के। जितनी लंबाई ये है उतना ही इसको बढ़ा दिया जाए। तब DE भुजा यदि BC को Q पे काटे तो DC भुजा जो है DE भुजा हाँ ये रहा DE भुजा BC को Q पे काटे, मतलब ये जो D से ये E तक की जो पॉइंट है दूरी है ये इस पॉइंट को यहाँ पे BC को कहाँ पे काट रही है, BC को Q पे। ये पॉइंट दे दिया हमने Q पॉइंट जहाँ पे कट कर रहा है। तो Q बिंदु BC भुजा को किस अनुपात में विभाजित करेगा। ये जो Q बिंदु है ये इस BC CB को किस रेशो में विभाजित करेगा। हमें यहाँ पे इस रेशो को बताना है जिस रेशो में ये इसको अलग करेगा, पृथक करेगा। देखो सबसे पहला काम ये है कि जब ये दो भुजा बराबर है ना, ये भुजा भी इसके बराबर होगी, ठीक है, ये भुजा भी इसके बराबर है ना, सारी भुजाएं बराबर है। इसको भी जितनी ये लेंथ है उतनी ही हमने ये बढ़ाया है। और यहाँ से लगा करके जब मैं यहाँ तक की दूरी देखूंगा ना तो कुछ ये यहाँ नहीं आएगा। ये बेसिक प्रॉपर्टीज है, आपको पता होना चाहिए। ये कुछ यहाँ से गुजरेगा और वहां पहुंचेगा। मतलब ये है कि इस CB के सेंटर से होके गुजरेगी। क्यों गुजरेगी, क्योंकि इसकी लेंथ जो है ना BE की वो इसके बराबर है। तो बराबर लेंथ है तो बराबर सेंटर में से गुजरेगी। हाँ इसकी लेंथ अगर ज्यादा होती तो सोच सकते थे आप कि वो यहाँ से गुजरती फिर ऐसे करके, ठीक है। लेकिन अगर ये बराबर भुजा बोल देना कभी भी तो वो बराबर से गुजरेगी, और बराबर से गुजरेगी तो हमेशा 1:1 बराबर भागों में बांटेगी। अगर इसको 36 में बांटा है तो इसको भी 36 में बांटेगी। काटेंगे ना तो 1:1 ही आएगा। जो नंबर मानना चाहो मान लो, इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। दिस इज अ बेसिक प्रॉपर्टी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी किसी एक साइज को जो कि बराबर भागों में बढ़ाया जाता है तो वो उसको 1:1 में कट करती है। तो यहाँ पे सीधा आंसर हो गया हमारा, इसको कोई सोल्व करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 86 देखते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अन्य वृत्त की स्पर्श रेखा है।
देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका कहने का मतलब ये है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा, तो ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त हो गया जिसकी त्रिज्या कितनी है 5 है, ठीक है। और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा, इसकी जो भी एक जीवा होगी, ठीक है, मान लिया जाए ये जीवा मैं बना दूं इस प्रकार से, एक जीवा हो गई इसकी, ये जीवा, ठीक है। तो ये जीवा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अन्य वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो एक हमने एक सर्कल बनाया इसके अंदर कुछ इस प्रकार से, जो इसको यहाँ से स्पर्श कर रहा है, ठीक है। यही तो कहना चाह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ये बड़े सर्कल की जो इसकी जो रेडियस है ना, बड़े आर की, बड़े सर्कल की जो रेडियस है वो 5 है, और इसकी एक जीवा है ना, जो भी जीवा है आप मान लो इसको पी क्यू, है ना, तो पी क्यू जीवा है इसकी। तो ये जो जीवा है वो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त जो है उसकी स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श रेखा क्या होता है, किसी भी सर्कल को बाहर से ऐसे कट करे, तो 3 सेंटीमीटर जो रेडियस वाला जो सर्कल है उसकी क्या है, ये स्पर्श रेखा है। तो यहाँ पे मेरे को एक बात बताओ, इस सर्कल की रेडियस कितनी है 3, ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो गई 3, ये चीज आपको पता चल गई ना, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इसकी रेडियस जो है वो 3 है यहाँ पे, तो ये वाली दूरी हमारी 3 है, और पूरी दूरी कितनी है 5 है, ये पूरी कितनी है 5 है ना। या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ से लगा करके इस सेंटर तक की ये दूरी कितनी है 5 है। तो ये बोल रहा है उस जीवा की लंबाई बताओ। मेरे को एक चीज बताओ, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया ना, किस प्रकार से कि जब भी वृत्त के केंद्र से अगर उसकी स्पर्श रेखा पे जो भी रेखा डालेंगे तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। अरे मैंने क्या बताया था कि किसी भी सर्कल की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का जो एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। दिस इज अ बेसिक प्रॉपर्टी, हम पिछले पढ़ चुके हैं पीछे बहुत सारी वीडियोस में, ठीक है, कि किसी भी वृत्त की त्रिज्या जहां पे उसको परिधि पे टच करेगी वो पॉइंट पे अगर वहां से एक स्पर्श रेखा गुजर रही तो ये एंगल 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम लाई करेगी, यहाँ पे लगेगी। तो एक ट्रिपलेट होता है 3 4 5, आपको पता होगा। अगर ये वाली हाइट हमें 3 दिया है, ये वाला 5 दिया है, इसका मतलब ये वाला कितना होगा 4। और उसने पूछा क्या है कि उस जीवा की लंबाई बताओ, मतलब हमें पी से लगा करके क्यू तक की दूरी पूछी। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर इतनी सी 4 है तो ये इतनी सी भी 4 होगी। अब ये 4 ही क्यों होगी, सबसे बड़ा प्रश्न। तो सबसे छोटा आंसर, सबसे बड़े प्रश्न का सबसे छोटा आंसर कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, 2 बराबर भागों में बांटता है। अगर इधर वाला 4 है तो इधर वाला भी 4 होगा, बेसिक प्रॉपर्टी है। तो ये भी 4 ये भी 4, टोटल कितना हो गया पूरी जीवा पी से क्यू तक की 8। तो 8 हो गया हमारा आंसर इसको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। 87 में क्या है, एक वृत्त की 2 जीवाएं हैं। तो देख लो, एक वृत्त है इसकी 2 जीवाएं हैं, कुछ इस प्रकार से है और एक इस प्रकार से है। ए बी तथा ए सी क्रमशः 8 और 6 सेंटीमीटर लंबी है। तो 2 जीवाएं हो गई इसकी, तो आप कुछ भी मान सकते हो इसको, है ना। और ए बी और ए सी 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर लंबी है, उनका बी ए सी 90 डिग्री है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से जो कट करेगी ये, ठीक है। इसका मतलब यही है ना कि क्योंकि बी ए सी उनका रिलेशन बता दिया है 2 साइड का, है ना। तो हम इसको एक काम कर सकते हैं, उसका एक 2 जीवाएं बोली उसने, और 8 और 6 से मुझे एक चीज पता चल गई है 90 डिग्री को देखते हुए। 90 डिग्री मतलब समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगता है। 8 और 6 को देखते हुए 3 4 5 ट्रिपलेट याद आ रहा है मुझे, ठीक है। 3 का डबल कितना होता है 6, 4 का डबल कितना होता है 8। तो देखो एक भुजा 6 दी है, एक भुजा 8 दी है, 8 दिया है 6 दिया है, तो 5 का डबल कहीं ना कहीं पूछेगा, या फिर 5 ही पूछेगा कहीं से, है ना। तो बस इसका रिलेशन कहीं ना कहीं बताया गया है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये बोल रहा है एक वृत्त की 2 जीवाएं हैं, ध्यान से समझना। वो जीवाएं कुछ भी हो सकती है, एक बोल रहा है ए बी है और एक बोल रहा है ए सी है। तो आप इसको मान लो एक ए बी जीवा है, ये इस प्रकार से ए बी हो गई, है ना। या इसको हम सीधा भी बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको हम तिरछा न बना करके ऐसे बना दे सीधा ए बी। और ये बोल रहा है कि एक ए सी है, तो ए सी से, तो ए से लगा करके सी तक का ऐसे डाल दे, ठीक है। ये ए सी है, ये जीवा हो गई ना इसकी,
कहीं से भी कट करती है। और ए बी तथा ए सी है, इसीलिए मैंने ए से खींचा उसको, वरना मैं ऐसे भी खींच सकता था उसको, ठीक है। लेकिन दो जगह एक ही पॉइंट नहीं रख सकते ना, इसलिए बोल रहा है एक ए से बी तक है, एक ए से सी तक है, ये दो जीवाएं हो गई। ये बोल रहा है ए बी 8 है, तो ये हो गई 8, ए सी कितना है 6 है, ये हो गई 6, इसको मिला दिया हमने। जरूरी नहीं है आप ऐसे खींचो उसको, आप इसको ऐसे भी खींच सकते हो, आप उसको ऐसे भी खींच सकते हो, जीवा का मतलब होता है कैसे भी खींचो आप उसको, ठीक है। मैंने ऐसे खींच दिया, ठीक है। अब ये बोल रहा है ये ए बी 8 है और ए सी कितना है 6 है ना, कहीं भी खींच सकते हो जो अपने को ठीक लगे। बी ए सी 90 डिग्री है, तो बी ए और ये सी है, बी ए सी ये 90 डिग्री है। तो मेरे को एक बात बताओ, 90 के सामने वाली साइड क्या होती है, कर्ण, और जिस पे ये ट्रायंगल टिका हुआ है उसको क्या कहते हैं, आधार। तो मेरे को एक बात बताओ, दिखने में चाहे ये ऊंचाई हो, इसको तो मैंने ऐसे बनाया है तो ये कर्ण जो है वो ऊंचाई की जैसा दिख रहा है। आप चाहो तो इसको यहाँ बना दोगे, आप चाहो तो उसको यहाँ बना दो, कैसे भी बना दो उसको, दिखने में कैसा भी हो सकता है। हमें पता होना चाहिए 90 डिग्री है, इसका मतलब समकोण त्रिभुज है। ये कर्ण होगा तो ये क्या होगा, लंब होगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हो गई बेसिक। ये बोल रहा है उस वृत्त की त्रिज्या बताओ, तो त्रिज्या हम निकाल सकते हैं। देखो त्रिज्या हम कैसे निकालेंगे, हम त्रिज्या निकाल सकते हैं उस वृत्त की 5, कैसे, ये 6 ये 8, तो यहां से लगा करके इस वृत्त के केंद्र से इस परिधि तक की दूरी कितनी होगी, इस परिधि तक की दूरी कितनी होगी। देखो ये तो मैंने पूरे सर्कल में ड्रॉ किया है, इसलिए आप समझ नहीं पा रहे होंगे। पूरे सर्कल के अंदर इसकी रेडियस की बात करूंगा तो 10 होगी, और 10 को आधा करूंगा मैं तो 5 ही होगी, क्योंकि 5 ही आंसर है इसका। अब कैसे आंसर है मैं बता रहा हूँ। देखो ये मैंने पूरा सर्कल ड्रॉ कर दिया है, आपको कंफ्यूजन हो रही होगी आपको समझने में, मैं इसको थोड़ा सा ईजी समझा देता हूँ आपको, इसको स्किप नहीं करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है लेकिन समझ में नहीं आ रहा होगा आपको। देखो अगर मान लो ये पूरा सर्कल है, मैंने पूरे सर्कल में बनाया ही नहीं, मैंने पहली जीवा ही आधे सर्कल में ले ली, ठीक है। ये ए बी ले ली मैंने, और ए सी ये मैंने यहाँ पे ले ली, ए सी, और यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, ठीक है। ए पे 90 है ना, ए बी कितना दिया है 8, और ए सी कितना दिया है 6, है ना। ए बी और ए सी हमें पता चल गया, ये कर्ण है उसका, ठीक है। तो कर्ण कितना निकल के आएगा यहाँ पे, देखो हमें अगर बी सी चाहिए इसके, है ना, तो उस वृत्त की त्रिज्या हमें निकालना है। तो देखो कर्ण का वर्ग बीसी का वर्ग बराबर क्या होगा, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, बीसी का स्क्वायर यही होगा ना, कर्ण का वर्ग बराबर इस लंब का वर्ग प्लस इस आधार का वर्ग, और 64 और 36 होता है 100, स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट आएगा, तो 100 किसका स्क्वायर रूट होता है 10 का, मतलब इस बीसी की पूरी लेंथ कितनी आ गई 10, बीसी की पूरी लेंथ कितनी आ गई 10। अब देखो ये सेंटर होगा कहीं ना कहीं यहां से, अगर इसकी पूरी लेंथ है अगर 10, तो हमें क्या चाहिए रेडियस, है ना। रेडियस कितनी होगी इसकी मेरे को ये बताओ। जरूरी नहीं है, देखो मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ एक्चुअली। अब आप सोच रहे होंगे केंद्र से तो दूरी है नहीं, तो सीधा समझने के लिए इस बीसी को यहां मान लो आप। कहने का मतलब ये चीज समझना, उन 8 और इसको मैं यहाँ नहीं लिख रहा, मैं इसको ऐसे समझा दूं आपको, जैसे पूछ क्या रहा है वो, ए बी और ए सी दिया है ना, बी सी पूछ रहा है, तो एक काम करो, ये बी सी मैंने मान लिया इस बार, यहाँ ये बी है ये सी है, और यहाँ पे कहीं ए पॉइंट मान लो, ठीक है। ये बोल रहा है ए बी 6 है, ए बी और ए सी, तो ये ए बी और ए सी ये दो जो है वो दो जीवाएं हो गई, तो इन जीवाओं को इस तरीके से मैंने मिला दिया बी से सी तक, एक त्रिभुज बना दिया मैंने। अब ये बोल रहा है ए बी 8 है, तो ए बी हो गया 8, ए सी 6 है तो ये हो गया 6, और बी ए सी कितना दिया है 90, तो ये कितना हो गया 90। इस तरीके से आप समझना, आप समझ में आ जाएगा। तो देखो 90 के सामने वाला ये क्या हो गया कर्ण, ये वाली साइज कर्ण हो गई ना पूरी बीसी, और ये लंब और आधार कोई सा भी मान सकते हो आप, कोई डिपेंड करता है आप पे, जो आप ठीक लगे आपको, है ना। तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या होगा, कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग 6 का स्क्वायर 36 प्लस आधार का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, तो कर्ण का वर्ग आ गया है, ठीक है। इसका आपने स्क्वायर रूट हटाया तो ये कितना आ गया 100, और 100 किसका स्क्वायर रूट होता है 10 का, मतलब ये पूरा कर्ण कितना आ गया आपका 10, ठीक है। मतलब व्यास आ गया 10। हमें क्या पूछा है त्रिज्या, आधी होगी ना त्रिज्या व्यास की 5।
अब समझ में आ गया होगा आई थिंक सब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। 88 में क्या है, देखो ए बी एक वृत्त की जीवा है, तो एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं हम कुछ इस प्रकार से। ए बी एक वृत्त की जीवा हो गई। ये बोल रहा है पी ए टी वृत्त की ए पर स्पर्श रेखा है, तो पी ए और इससे टी तक एक स्पर्श रेखा है। एंगल बी ए टी 75 डिग्री है, तो बी ए टी 75 है, तो बी ए टी मतलब ये पूरा एंगल कितना है 75 डिग्री। और बी ए सी 45 डिग्री है, बी ए सी। अब सी कहाँ पॉइंट है, ये सी वृत्त पर एक बिंदु है, तो ए बी सी हमें बताना है। कहीं भी एक सी पॉइंट है, तो मान लिया जाए यहाँ पे कोई सी पॉइंट है, तो ये बोल रहा है कि बी ए सी 45 डिग्री, बी ए सी, और ये कितना डिग्री है 45 डिग्री है ना। तो हमें इसकी वैल्यू बताना है, किसकी, ए बी सी की, ए बी सी की, हमें पूरा ए बी सी। अच्छा ये पॉइंट यहाँ है ए, तो ए बी सी हमें बस ये वाली वैल्यू निकालना है। देखो समझना, ये 75 है, ये देखो ये 75 है, तो क्या ये 75 होगा, ये होगा ना, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, हमने पढ़ा है ना। बार बार एक ही चीज नहीं बताऊंगा, ठीक है। क्या बताया था, एक वृत्त को स्पर्श रेखा टच करेगी, त्रिभुज बनेगा, यहाँ पे ये एंगल इसके बराबर, तो ये यहाँ पे 75 है और ये इसकी वो लाइंस हो गई, ठीक है। तो सेम प्रॉपर्टीज हो गई, ये भी 75 हो गया इस 75 के कारण। तो अगर सी ए बी एक त्रिभुज बन रहा है सी ए बी, तो सी ए बी के अंदर एक त्रिभुज, एक एंगल 75, दूसरा एंगल 45, तो तीसरा एंगल बी चाहिए हमें। तो इनको जोड़ लो, 5 और 5 10, 7 और 5 12, 120। 180 में से 120 पता है, इसका मतलब 60 नहीं पता, तो ए बी सी कितना होगा 60 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर इसका, सिंपल सा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। त्रिभुज एबीसी की भुजा एसी पर कोई बिंदु डी है, तो त्रिभुज एबीसी है, एबीसी की भुजा एसी पर, तो ए बी सी, एसी पर कोई बिंदु डी है, तो एसी पर कोई बिंदु मान लो यहाँ पे सेंटर में कोई डी है। यदि पी क्यू एक्स वाई क्रमशः ए बी सी डी के मध्य बिंदु हो, मतलब ए बी का मध्य बिंदु क्या है पी, तो ए बी का मध्य बिंदु मान लो पी, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मध्य बिंदु पी होगा इसका, और BC का Q है, तो BC का सेंटर पॉइंट क्या है Q है। AD का X है, AD का क्या पॉइंट है X है, और DC का Y है, तो DC का क्या पॉइंट है Y है। तो PX और QY का रेशो पूछा है, PX का और QY का रेशो हमसे पूछा है, ठीक है। तो इसको भी मिला दो यहाँ से, कुछ इस तरीके से ये डिवाइड हो गया इसको, ठीक है। मेरे को एक चीज बताना, अब यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है समझना। यहाँ पे जो है वो पी ए बी का मध्य बिंदु है, एक्स ए डी का मध्य बिंदु है, और वाई डी सी का मध्य बिंदु है, और क्यू जो है वो बी सी का मध्य बिंदु है। सारे मध्य बिंदु है, इसका मतलब ये सारे बराबर रेशो में कटेगा। ए पी अगर मान लो ये पूरा कितना है 2 है, ये पूरा कितना है 2 है, या फिर ऐसे समझना है इसको, ये वाली भुजा पूरी मान ली मैंने 1, ये वाली पूरी भुजा मान ली 1, और ये वाली पूरी भुजा मान ली 1। तो मेरे को एक चीज बताना, यहाँ पे 2 टुकड़े हुए ना इसके, मतलब ये वाली लेंथ हो गई आधी, ये भी हो गई आधी, ये पूरी थी, ये भी हो गई आधी, ये भी हो गई आधी, और यहाँ पे 3 टुकड़े कर दिए इसके, तो 1 2 3 4, 1 के 4 हिस्से हो गए, ये हो गई 1/4, ये भी हो गई 1/4, 1/4 और 1/4, ठीक है। ये बोल रहा है पी एक्स का क्यू वाई से रेशो बताना है, इस पी एक्स का हमें क्यू वाई से रेशो बताना है। देखो इस AC का मध्य बिंदु D है, AC का मध्य बिंदु D है, इसका मतलब यह है कि ऊपर वाला त्रिभुज और नीचे वाला त्रिभुज का एरिया बराबर होगा, ठीक है।
ऊपर वाले का मतलब इस पूरे का एरिया। क्यों बराबर ही क्यों होगा? क्योंकि इस पूरी AC लाइन का मध्य बिंदु D है और D से इस B को मिला दिया, मतलब आधा ऊपर का त्रिभुज और आधा नीचे का त्रिभुज बराबर हो गया, मतलब ABD बराबर हो गया BDC के। ठीक है, तो जब ये बराबर हो गया, एक चीज समझना, ये वाला पूरा त्रिभुज A B और D ये बराबर हो गया इस नीचे वाले त्रिभुज के, तो मेरे को एक चीज बताओ आप, इसके अंदर एक साइड 1/4, इसके अंदर एक साइड 1/4, तो नीचे वाले में भी एक साइड 1/4, दूसरी साइड 1/4, इसके अंदर एक साइड 1/2, दूसरी साइड 1/2, इसके अंदर पहली साइड 1/2, दूसरी साइड 1/2, सारी साइड्स बराबर हो गई इसकी। मतलब ये वाला पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल इस वाले पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा, और बराबर होगा तो रेशो बराबर होगा, बात खत्म। इसको कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं है, मैंने प्रूव ही बताया है आपका। ये बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं इसको करने के, ठीक है, लेकिन मैंने आपको बेसिक सा प्रॉपर्टी बता दी है कि इस तरीके से कोई सा भी सवाल आता है, अगर आपके उसके, और मैंने मन से माना है, इसकी साइड मैंने मन से मानी है 1 और 1, आप 4 मान के देख लो, 8 मान के देख लो, यही तो तरीके होते हैं क्वेश्चंस को करने के। हर बार हमें x मानना नहीं है, हर बार हमें जो है साइड ले लेके नहीं सोल्व करना है, वो तो बुक का मेथड हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। आज ये लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, फिर एक और वीडियो बनेगी लास्ट जिसमें हम सारे क्वेश्चंस कवर कर लेंगे, लगभग इसके 100 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, 10 क्वेश्चंस उस वीडियो में कवर कर लेंगे, क्योंकि रात की 1:30 बज चुकी है अभी और काफ़ी समय हो गया है, फिर इसको एडिटिंग में 1-2 घंटे लगेंगे तो 3 बज जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसको क्वेश्चंस को अब एंड कर देंगे यहीं पे। ये भी एक वृत्त का व्यास है, तो एक वृत्त बना देते हैं हम सबसे पहले। तो चलो, ए भी एक वृत्त का व्यास है, अच्छा व्यास है ना, तो सेंटर से गुजरेगा, ए बी वृत्त का व्यास हो गया। ABCD उसके भीतर का चक्रीय चतुर्भुज है, भीतर मीन्स अंदर, इनसाइड, ठीक है, अंदर एक क्वाड्रिलेटरल है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज वही होता है जो इस चक्र के अंदर हो, एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि एंगल ACD 40 डिग्री है, तो देखो AB वृत्त का व्यास हो गया हमारे पास, देखो इस ABCD उसके भीतर का चक्रीय चतुर्भुज, ACD हमें दिया है, इसका मतलब ये है, देखो समझना कि ये चक्रीय चतुर्भुज तो इस प्रकार बन रहा है और ये बोल रहा है A, तो फिर C कहाँ बनाएंगे, D कहाँ बनाएंगे ना, इसका मतलब ये है कि इस तरीके से नहीं बनाना है इसको बनाने का रूल हमें पता चल गया। अब ये पूछ क्या रहा है हमें बनाना कैसे, इसका मतलब ये कि दो साइड तो ऑलरेडी गिवन है, हमें इस तरीके से इसको बनाना है। ठीक है, ये AB हो गया, तो मान लो ये CD है, सिंपल सा हिसाब है ना। मैं अगर उसको बना रहा तो A अलग हो गया था और फिर 4 साइड फिर अलग मानता तो एंगल ही नहीं बन पाता जैसा वो बोल रहा था। तो ACD कितना दिया है 40, ACD ये एंगल दिया है 40 डिग्री। BAD की माप बताइए, BAD हमें ये पूरा एंगल बताना है, पूरा एंगल हमें बताना है BAD कितना होता है। इसमें हम एक प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, अगर कोई वृत्त है उसके व्यास है अगर कोई पॉइंट, और इससे अगर कोई उसकी परिधि पे एंगल बनता है, तो ये इसका मतलब ये है कि आधा वृत्त नीचे रह गया तो आधा वृत्त ऊपर है, मतलब ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी। अर्धवृत्त पे बना कोण समकोण होता है, यहाँ पे जो भी एंगल बनेगा 90 डिग्री, जितने भी एंगल बनेंगे सारे 90। AB जीवा द्वारा, AB व्यास द्वारा, क्योंकि अर्धवृत्त हो गया ना, इसको जैसे ही उसने व्यास बोला, इसका मतलब ऊपर ऊपर की बात हो रही है, तो ऊपर क्या है, आधा वृत्त है, और आधे वृत्त में इस जीव इसके व्यास द्वारा उसकी परिधि पे जो भी एंगल बनेगा, देखो AB के द्वारा यही एंगल C पे बन रहा है, ये इतना सा, तो ये एंगल कितना है 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये पूछ क्या रहा है, BAD बताइए, BAD हमें ये पूरा एंगल पूछ रहा है। तो मेरे को एक बात बताओ, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री,
मतलब ये है कि एंगल ए और एंगल सी को जोड़ोगे तो 180 आना चाहिए, एंगल बी और एंगल डी को जोड़ो तो 180 आना चाहिए। ये हम शुरू से सारी वीडियोस में डिटेल में बताता आ रहा हूँ, मैं शुरू से देखना, 90 क्वेश्चंस करा दिए हैं, पूरा ज्योमेट्री लगभग कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये 90 और 40 कितना हो गया, 130। ये अगर 130 हो गया तो ये कितना बचा, 50 डिग्री। अरे 180 होता है ना आमने सामने के कोणों का जो, तो ऊपर हो गया 150, ये कितना हो 130, तो ये कितना बचा 50 डिग्री। तो BAD कितना हो गया 50 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 91 से बहुत इजी क्वेश्चन है सारे, ठीक है, आपको दिखने में चाहे जैसे भी लग रहे होंगे, सारे क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। मैं सारे क्वेश्चंस को कराऊंगा, डोंट वरी। अगली वीडियो में 10 क्वेश्चंस कवर कर लेंगे और उसी के साथ हमारी ज्योमेट्री खत्म हो जाएगी। ज्योमेट्री खत्म नहीं होगी, अभी हमारा सर्कल खत्म होगा, सर्कल के बाद त्रिभुज, जो कि पूरा चैप्टर है और बहुत अच्छे से समझना उसको, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में डीप में समझाऊंगा उसको, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही ख़त्म करते हैं, काफ़ी समय हो गया, 1:30 बज गई है और सोना पड़ता है, ठीक है। तो थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स दूंगा तभी कल एक वीडियो बना पाऊंगा आपके लिए अच्छी सी। और तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपने एग्ज़ाम्स में क्वालिफाई हो, ये मैं चाहता हूँ, ये मैं भगवान से दुआ करता हूँ। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।